हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 12 जो कि चैप्टर का नाम है ध्वनि यानी साउंड। इस ध्वनि चैप्टर से हम जो है इसे दो पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में। तो लेक्चर 1 में आधा पार्ट है और लेक्चर 2 में आधा पार्ट होगा। अब इस लेक्चर 1 में क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आज, तो ये देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तरंग, तरंगों के प्रकार, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, तरंग के अभिलक्षण जिसमें कि आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, तरंग की चाल। इसी तरह ध्वनि, ध्वनि तरंगों का उत्पादन कैसे होता है, ध्वनि की चाल तथा चाल किन किन बातों पर निर्भर करती है, ध्वनि के अभिलक्षण, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे प्रबलता, तारत्व तथा गुणता। इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो पेन कापी उठाइए और अच्छे से देखिए इसको। तरंगे, वेव्स क्या होती हैं? तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये कहीं आप घूमने गए हो समुद्री किनारे पर, या बाढ़ के समय आपने देखा होगा कि पानी की लहरें उठती हुई जो है, लहरें शब्द जो हमने यूज किया, पानी की लहरें, तो वह क्या है? एक तरंग की तरह से ही तो है। तो एक्चुअल में यह तरंग है क्या? ये तरंग जो है, जैसे आप किसी म्यूजिकल शो में आपने देखा होगा कि जब साउंड और लाइट शो होता है तो इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, म्यूजिक सिस्टम में कुछ म्यूजिक सिस्टम ऐसे होते हैं जैसे साउंड का पीक जो है वह हमें उसमें दिखाई देता है, तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब ये एक्चुअल में तरंग होती क्या है? तो तरंग का शाब्दिक अर्थ होता है लहर या हलचल। तो यह लहर, लहर मतलब कि एक के ऊपर एक मूव करती हुई, तो किसी माध्यम में विक्षोभ के आगे बढ़ने को तरंग कहते हैं। किसी माध्यम में विक्षोभ मतलब कि जो हलचल है, उस हलचल के आगे बढ़ने को तरंग कहते हैं। तरंगों के प्रकार, अब तरंग जो है कितने प्रकार की होती हैं? तो तरंग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है माध्यम के आधार पर, मतलब कि तरंगे जिस माध्यम में गति कर रही हैं, मूव कर रही हैं, उस माध्यम के आधार पर बांटा गया है। माध्यम के कणों के आधार पर बांटा गया है और ऊर्जा के संचरण के आधार पर, यानी ऊर्जा किस तरह से संचरित हो रही है इसके आधार पर बांटा जाता है। तो माध्यम के आधार पर तरंग 2 प्रकार की होती है। एक यांत्रिक तरंगे होती हैं और दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक इसी तरह से माध्यम के कणों के आधार पर भी ये 2 तरह की होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ऊर्जा के संचरण के आधार पर भी ये 2 प्रकार की होती हैं, प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे। आज यहां पर हम यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रगामी तरंगे और अप्रगामी तरंगे यह क्लास 11th स्टैंडर्ड का है, तो उसे हम बाद में पढ़ेंगे। माध्यम के आधार पर, तो माध्यम के आधार पर यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो अब ये प्रत्यास्थ या यांत्रिक तरंगे क्या हैं? वे तरंगे जिनके संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस, मतलब कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी जिन तरंगों को संचरण के लिए ठोस, द्रव या गैस में से किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें प्रत्यास्थ तरंग कहते हैं। ये बिना माध्यम के संचरित नहीं हो सकती हैं। ये बिना माध्यम के संचरित नहीं हो सकती हैं। इनका संचरण माध्यम के कणों के दोलनों के कारण संभव होता है। मतलब संचरण जब इनका होता है तो माध्यम के जो कण होते हैं यह दोलन करते हैं, इसके कारण जो है संभव हो पाता है। इनका संचरण माध्यम के प्रत्यास्थ गुणों पर निर्भर करता है। जो इनके प्रत्यास्थ गुण हैं इन पर निर्भर करता है। जैसे ध्वनि तरंगे, रस्सी या तार में संचरित होने वाली तरंगे, पानी में संचरित होने वाली तरंगे, या फिर भूकंप के समय जो उत्पन्न तरंगे जिन्हें भूकंपी तरंगे कहते हैं, ये तरंगे। तो ये प्रत्यास्थ या यांत्रिक तरंगे होती हैं।
विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंग होती हैं जिनके लिए ठोस, द्रव या गैसीय माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी इन तरंगों को संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक नहीं है, मतलब कि देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम, मटेरियल मीडियम की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है संचरण के लिए। इनका संचरण निर्वात में भी होता है, मतलब जहां पर कोई माध्यम नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पर निर्वात है, उस निर्वात में भी इसका संचरण होता है। निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान होती है। निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, अब विद्युत चुंबकीय तरंगे कई हैं, कई तरह की हैं, इन सभी की चाल जो है समान होती है और जिसका मान होता है, ये आप देख रहे होंगे कि यह मीटर पर सेकेंड में दिखाया गया है। तो हम ज्यादातर पढ़ते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्चुअल में ये होता है आपका ये 29,97,92,458 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि जो हम पढ़ते हैं वह लगभग मान होता है और यह एग्जैक्ट मान है। जैसे दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश मतलब वे प्रकाश जिसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। जैसे हम विजुअल लाइट की बात करते हैं ना, विबग्योर, VIBGYOR, वायलेट से रेड तक, तो ये जो है दृश्य प्रकाश है। इसी तरह से अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों के अंतर्गत आती हैं। माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर, माध्यम के जो कण होते हैं इनके कंपन के आधार पर, तो कंपन से यहां पर तात्पर्य है कि या तो वह उसके गति के अनुदिश कंपन कर रहे होंगे या फिर उसके लंबवत कर रहे होंगे। तो इस तरह से अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगों दो हिस्सों में बांटा गया है। तो पहला है अनुप्रस्थ तरंगे। यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन या दोलन करते हैं तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत मतलब ऊपर या नीचे गति करते हैं, दोलन करते हैं, तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे तनी हुई डोरी या तार में कंपन, कोई तनी हुई डोरी है, अगर उसको एक दीवार से बांध करके और एक झटके से जो है खींच दीजिए, तो उस स्थिति में आप ये देखते हैं कि उसमें तरंगे जो है उत्पन्न हो जाती हैं। तो जब उत्पन्न तरंगे हो जाती हैं तो वह किस तरह से ऊपर नीचे होती हैं ये आप उसमें देख सकते हैं। जैसे किसी डोरी के एक सिरे को दीवार से बांधकर दूसरे मुक्त सिरे को बार बार आवर्ती रूप से ऊपर नीचे झटका दिया जाए, तो इस प्रकार कंपन करती हुई डोरी में इसके कणों के कंपन तरंग की गति की दिशा के लंबवत होती है। यानी इस फिगर से अगर हम देखें तो ये सपोज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ये रस्सी को इस तरह से बांध करके और ये गति करा रहा है, तो इसमें जो कणों की गति की दिशा है, यहां पर ये देख रहे हैं कि ये इसकी नीचे दिशा है और यहां पर ये देख रहे हैं कि इसकी ऊपर दिशा है, लेकिन जो तरंग की दिशा है वो तरंग आगे की तरफ जा रही है। तो अब यह और ये एक दूसरे के क्या हुए, लंबवत हुए, इसके तरंग की दिशा के लंबवत हुए। तो इस तरह से इसे हम कहेंगे अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है जहां पर अधिकतम आयाम है, इसे हम कहते हैं श्रृंग, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इस पोर्शन को कहते हैं गर्त। तो अनुप्रस्थ तरंगें श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती हैं। इसी तरह से पानी की सतह पर बनने वाली लहरें या तरंगे, पानी में जब लहरें बनती हैं तब पानी के कण अपने स्थान पर ऊपर नीचे तरंग यानी ऊर्जा संचरण के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है, अगर उसमें एक छोटा सा बीच में कंकड़ गिरा देते हैं या कोई ऑब्स्टेकल गिरा देते हैं, तो देखते हैं कि वहां से पानी की लहरें चारों तरफ उठती हुई किनारे की तरफ जाती हैं। वो कुछ इस तरह का होता है, जैसे कि अगर यहाँ पर पत्थर गिरा तो ये लहरें जो है, ये जो तरंगे हैं, ये
यहां से उठ करके और ये इस तरह से गति करते हुए बाहर की तरफ जाती हैं। तो ये पानी के ऊपर यानी पानी की सतह पर ये जो तरंग बनी, यह तरंग कौन सी हुई? अनुप्रस्थ तरंग हुई। अनुदैर्ध्य तरंगे, यदि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही दोलन करते हैं, उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यानी माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में, जिस दिशा में तरंग जा रही है उसी दिशा में कण भी दोलन करते हैं। और इसमें अर्थात अनुदैर्ध्य तरंगों में इनका जो संचरण है यह संपीडन तथा विरलन के रूप में होता है। तो संपीडन क्या होता है? माध्यम के जिस स्थान पर कण पास पास आ जाते हैं तथा घनत्व अधिक हो जाता है, उन्हें संपीडन कहते हैं। संपीडन पर माध्यम का घनत्व तथा दाब अधिकतम होता है। विरलन, माध्यम के कण जिस स्थान पर दूर दूर हो जाते हैं तथा घनत्व कम हो जाता है, उन्हें विरलन कहते हैं। यानी संपीडन मतलब कंप्रेशन और ये रेरफैक्शन। विरलन पर माध्यम का घनत्व तथा दाब न्यूनतम होता है। जैसे सपोज कर लीजिए कि यहां पर ये जो है आप देख रहे हैं कि ध्वनि स्रोत है और यहां पर एक जो है कोई पर्सन है, तो पर्सन सुनता कैसे है? कान से सुनता है, ठीक है। अब देखिए यहां से ध्वनि जो है जा रही है, ध्वनि जो है जा रही है तो ये तरंग के रूप में जाती है। अब देखिए यहां से और यहां के बीच में वायु के कण हैं। जब यहां से ध्वनि स्रोत निकलता है, ध्वनि स्रोत से ध्वनि निकलती है, तो यह ऐसे यानी इन कणों को पुश किया तो ये यहां पर आ गए। यहां पर कणों की डेंसिटी यानी घनत्व अधिक हो गया, तो यहां पर हो गया ये संपीडन हो गया। और इसके बीच में जो देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है यहां पर कण दूर दूर हो गए, तो ये विरलन हो गया। तो इस तरह से यहां पर घनत्व कम हो गया, दाब भी कम हो गया। संपीडन के समय दाब बढ़ गया और घनत्व भी बढ़ गया। तो इस तरह से यह विरलन संपीडन संपीडन विरलन इस तरह से अल्टरनेट जो है ये बढ़ता हुआ आगे की तरफ जाता है। तो कणों की गति की दिशा इधर है और तरंग की जो ध्वनि तरंग की दिशा है वह भी जो है इसी दिशा में है। तो अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें कणों की गति की दिशा भी ध्वनि तरंग यानी तरंग की दिशा में ही होता है। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर, क्या अंतर है? तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में आपने देखा कि माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन या दोलन करते हैं, और अनुदैर्ध्य में माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में ही दोलन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में होता है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण संपीडन तथा विरलन के रूप में होता है। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में ही संभव हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में ही संभव हैं, लेकिन अनुदैर्ध्य तरंगे यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संभव हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में संचरण में दाब तथा घनत्व में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में तरंगों के संचरण में दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। जैसे अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है तनी हुई डोरी या तार में कंपन, पानी की सतह पर बनने वाली लहरें या तरंगे। इसी तरह से अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंगे या दबे स्प्रिंग को छोड़ने पर उत्पन्न तरंगे। जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आप दबा करके और फिर छोड़िए, या कोई स्लिंकी है, बड़ी सी स्प्रिंग है, हेलिकल स्प्रिंग, उस स्प्रिंग को अगर हम हाथ में ले करके और ऊपर नीचे मूव कराते हैं तो देखते हैं कि कहीं कहीं पर वह सिकुड़ती है और कहीं कहीं पर फैलती है। तो जहां पर वह सिकुड़ती है वहां पर संपीडन हुआ और जहां पर वो फैलती है वहां पर विरलन हुआ। तो इस तरह से दबे स्प्रिंग को छोड़ने पर जो उत्पन्न गति हो रही है, उसमें जो तरंग उत्पन्न हो रही है वह तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं। तो इस तरह से आपने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर देखा। अब जो है ध्वनि, ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम सुन पाते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं
जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात उनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि, जैसे कि हम बोल रहे हैं, ये आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो ये तो स्पीकर के माध्यम से रिकॉर्ड हुआ और आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन सपोज कर लीजिए आप विद्यालय में हैं, घंटी बजी, घंटी आपको सुनाई दी, तो वो कैसे सुनाई दी? घंटी में जो बेल बजी तो उसको किसी चीज से जो है बजाया गया, जब बजाया गया तो क्या हुआ, उसमें वाइब्रेशन हुए। जैसे मान लीजिए कि हम इसकी बात करें, ये आप देख रहे होंगे, ये सुनाई दे रहा है कुछ? तो यह जो है माध्यम में, यानी इनको गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे यहां पर ये सोर्स है और इस सोर्स से जो है जो साउंड उत्पन्न हो रहा था वो आपको सुनाई दिया। इसी तरह से ध्वनि तरंगों का जो उत्पादन है, तो ध्वनि का उत्पादन कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा होता है। ध्वनि का उत्पादन कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा होता है। जैसे आप देख रहे होंगे पियानो, ये पियानो जब ये बजता है तो आपने पियानो और वायलिन की आवाज आपने अभी सुना, तो इसमें जो आवाज जो आपने सुना वो आवाज कैसे इसमें उत्पन्न हुई? इस पियानो में जब इसको पुश करते हैं तो एयर कॉलम इसके अंदर होते हैं, उसके थ्रू होता है। यहां पर ये तार जो है ये वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, इसके कारण होता है। इस तरह से ये तबला है, तबले में जब इस पर थाप दी जाती है ये, तो इसका जो मेम्ब्रेन है यह ऊपर नीचे गति करता है, इसके वाइब्रेशन के से ये जो है तबले से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक इसी तरह से जब ये देखते हैं कि इसमें जो है जब ये टाइट नहीं होता है, थ्रेड जो है, मतलब इसमें मेम्ब्रेन जो है इसकी टाइट नहीं होती है, यानी इसमें टेंशन अधिक नहीं होता है, तो आवाज मोटी निकलती है। लेकिन जब इसे खींच करके, यहां ये जो देख रहे होंगे सिस्टम बना होता है, खींच करके इसमें तनाव अधिक किया जाता है, जिससे ये जो ध्वनि है वह पतली निकलती है। इसी तरह से बांसुरी में आप देखते हैं कि ये अलग अलग ये छेद होते हैं, और जब यहां से फूंक मारते हैं, ये इस पे उंगली को फेरते हैं, तो इसमें आवाज जो है बदल करके आती है। तो ये सब जो है ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ये वाइब्रेशन की वजह से हो रहे हैं। तो ध्वनि का संचरण क्या है? कंपन करती हुई वस्तु से ध्वनि श्रोता तक पहुंचने की प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। जब साउंड प्रोड्यूस हुआ तो वह श्रोता तक पहुंचेगा, तो पहुंचने की जो प्रक्रिया है, श्रोता तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ध्वनि का संचरण कहते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे लोहे में अलग होगी, पानी में अलग होगा, इसी तरह से गैस में अलग होगा। तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि आप दो मित्र जो है, दो फ्रेंड जो है चांद पर गए, वहां पर अगर आप आपस में बात करना चाहें तो क्या बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि वह सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो जब आप बोलेंगे तो वह माध्यम ही नहीं है। जब माध्यम नहीं है तो जो साउंड प्रोपगेट हो रही है, एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, कंप्रेशन, रेरफैक्शन यानी संपीड़न और विरलन के थ्रू, तो जब माध्यम ही नहीं है तो संपीड़न और विरलन होगा ही नहीं होगा तो फिर वो आवाज आपको सुनाई नहीं देगी। इसीलिए वहां पर वायरलेस सिस्टम के इस्तेमाल किए जाते हैं बात करने के लिए। ध्वनि की चाल, अगर हम जो है गैस में बात करें, गैस माध्यम में, तो ध्वनि की जो चाल है यह भी प्रोपोर्शनल 1/√d, जहां पे d जो है माध्यम का घनत्व होता है। ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम होती है, द्रवों में उससे अधिक और ठोसों में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल गैस में सबसे कम,
द्रव में उससे अधिक और ठोस में सबसे अधिक होती है। जैसे वायु यानी गैस माध्यम हुआ, इसमें ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331.5 मीटर पर सेकेंड होता है। कहीं पर यह 331 मिलेगा, कहीं पर 332 मिलेगा, तो यह 331.5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से सामान्य जल आसुत द्रव में ध्वनि की चाल 1500 मीटर 1498 होता है लगभग, तो ये 1500 मीटर पर सेकेंड। लोहे में ध्वनि की चाल 5950 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये ठोस में 5950 है, द्रव में 1500 है और ध्वनि ये वायु या गैस में 331 है। तो ठोस में सबसे अधिक हुआ, द्रव में उससे कम हुआ और गैस में सबसे कम। तो यही कहा गया था कि ध्वनि की चाल गैसों में सबसे कम, द्रव में उससे अधिक और ठोसों में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी ध्वनि की चाल की निर्भरता। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यह सूत्र होता है V बराबर √3 RT/m। R गैस नियतांक है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यानी परम ताप है, M उसका द्रव्यमान है, यानी V प्रोपोर्शनल √T परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको जब सिंप्लीफाई किया जाता है तो ये मिलता है VT = V0 1 + 0.61 T, यानी ये जो है VT का जो मान है यह 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यानी 1 डिग्री ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अब देखिए गर्मियों के दिनों में सायरन जो है तेज सुनाई देता है। ये इसका कारण यही होता है कि उस समय माध्यम का ताप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्रता, बरसात के समय आप देखते होंगे कि मेढक के टर टर की आवाज बहुत तेज सुनाई देने लगती है। क्यों? इसलिए कि उस समय आर्द्रता बढ़ जाती है, जिससे ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल वायु की गति की दिशा में बढ़ जाती है और विपरीत दिशा में घट जाती है। यानी जैसे आपका कोई फ्रेंड है, वह जो है सपोज कर लीजिए कि आपसे जो है 50 मीटर की दूरी पर है, आप उसको बुलाना चाह रहे हैं। अगर वायु उसी की दिशा में चल रही है तो जो आप बोलेंगे, आपके ध्वनि की चाल में, आपके मुंह से जो ध्वनि निकली है, उस ध्वनि का जो चाल है उसमें ध्वनि वायु की चाल जुड़ जाएगी, मतलब उसके पास जल्दी पहुंचेगी। लेकिन अगर इसके विपरीत है तो चाल घट जाती है। समान माध्यम में भिन्न भिन्न आवृत्तियों वाली ध्वनि की चाल समान होती है। अलग अलग आवृत्ति की ध्वनि हो, लेकिन अगर माध्यम समान है तो उसमें चाल उनकी समान होती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब माध्यम में जो दाब घट बढ़ रहा है उस दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तरंग के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, आवृत्ति, आयाम और इस तरह से जो है आवर्तकाल है। तो आवृत्ति क्या है? 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक प्रति सेकंड या हर्ट्ज होता है। आयाम, तरंग गति करते हुए कण माध्य स्थिति के एक ओर जितनी अधिकतम दूरी तक विस्थापित होते हैं उसे तरंग का आयाम कहते हैं। इसे स्मॉल ए या कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है, जैसा दिया गया हो। अब यहां पर ये वेव देख रहे होंगे कि ये वेव ऐसे गति कर रही है, तो इसमें यह अधिकतम यहां तक गया तो ये इसका आयाम हो गया। ठीक इसी तरह से तरंग दैर्ध्य है। एक तरंग पूरा होने में कण तरंग की दिशा में जितनी दूरी तय करता है उसे उस तरंग की तरंग दैर्ध्य कहते हैं और इसे ग्रीक अक्षर लैम्डा, ये देख रहे होंगे, ये ग्रीक अक्षर लैम्डा से दर्शाते हैं और इसका मात्रक होता है मीटर। तो इस फिगर में देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये यहां से शुरू हुआ, ये गया और ये पहुंचा, तो एक तरंग पूरी हुई और इसे दिखाया गया। तो यह तरंग के चलने की दिशा में जो दूरी तय हुआ एक दोलन पूरा करने में, उस दूरी को इसकी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आवर्तकाल,
तरंग को एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकेंड होता है। वेग यानी तरंग का जो वेग होगा वो क्या होगा, तो किसी तरंग द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को उस तरंग का वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, यानी v बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया समय। तो v बराबर तय की गई दूरी लैम्डा और लिया गया समय t है। लेकिन आपको पता है कि जो आवृत्ति है वह आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो न्यू बराबर 1/t, तो यहां से 1/t की जगह पर हम पुट कर देंगे न्यू, तो ये बन जाएगा v बराबर न्यू लैम्डा, जहां न्यू तरंग की आवृत्ति और लैम्डा तरंग दैर्ध्य है। ध्वनि के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ध्वनि के निम्नलिखित 3 गुण होते हैं, यानी ध्वनि को जो है हम कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, तो ये देखिए ध्वनि के 3 गुण होते हैं। पहला है प्रबलता, लाउडनेस। किसी ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जितना अधिक आयाम होगा उतनी ही अधिक ध्वनि की प्रबलता होगी। जैसे मैं इस समय बोल रहा हूं, ये आपको बहुत ही तेज सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी प्रबलता अधिक है, लाउडनेस अधिक है। लेकिन मैं अब बोल रहा हूं, ये साउंड आपको धीरे सुनाई दे रहा है, तो ये क्या है, ये जो है इसकी लाउडनेस कम है। तो हुआ क्या, जब ध्वनि तरंग आगे की तरफ बढ़ रही होती है तो ये देख रहे होंगे कि ये तरंग यहां तक गई हुई है, इसका अधिकतम विस्थापन यहां तक है, और इस दूसरे वाले में देख रहे हैं कि ये इससे कम है। तो इसमें जो आयाम है यह अधिक है और इसमें जो आयाम है यह कम है। तो यह प्रबल ध्वनि होगी। जिसमें आयाम अधिक होगा वह प्रबल ध्वनि, और जिसमें आयाम कम होगा वह क्षीण ध्वनि होगी। ध्वनि की प्रबलता की इकाई जो डेसिबल होती है, डीबी, ये ग्राहम बेल के नाम पर है डेसिबल। सामान्य ध्वनि की प्रबलता 40 से 60 डेसिबल के बीच होती है। तारत्व या पिच। तारत्व ध्वनि का वह अभिलक्षण होता है जिसके आधार पर हम मोटी अथवा बारीक ध्वनियों के बीच अंतर कर सकते हैं। ध्वनि का तारत्व आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो जिस ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसका तारत्व उतना ही अधिक होगा। जैसे इसमें देख रहे होंगे कि यहां से आया ये 1 तरंग, ये 2 तरंग और ये 3 तरंग है। इतने समय में देख रहे होंगे कि इसमें से जो है ये 1 2 3 4 5 ये तरंगे जो है, इसमें तरंगों की संख्या अधिक हो गई। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में अगर ये 3 कंपन करता है और यह 1 सेकेंड में जो है 5 कंपन करता है, तो इसकी आवृत्ति अधिक हो गई। तो इसकी आवृत्ति अधिक हो गई तो इसका तारत्व अधिक होगा। तो ये निम्न तारत्व की ध्वनि होगी और यह उच्च तारत्व की ध्वनि होगी। इसी कारण, यानी ये कहते हैं ना कि निम्न तारत्व की जो ध्वनि होगी वह इसकी आवाज मोटी होगी और जो उच्च तारत्व की होगी वह पतली होगी। यही कारण होता है कि छोटे बच्चों और स्त्रियों की आवाज पुरुषों की तुलना में पतली होती है। पुरुष की आवाज अपेक्षाकृत मोटी होती है और बच्चों की और स्त्रियों की आवाज पतली होती है। ये आवाज सुनिएगा। अब ये आप देख रहे होंगे कि ध्वनि की तीव्रता और तारत्व से अलग एक गुण जिससे हम यह जान लेते हैं कि ध्वनि किस वाद्य यंत्र से निकली है या मनुष्य के कंठ से निकली है, तो इसे हम गुणता या लय कहते हैं। तो मतलब इसके आधार पर हम यह तय कर लेते हैं कि जो ध्वनि है